नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने अगले टॉपिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं और भूकंप और ज्वालामुखी आने के समय और उनके स्थान में क्या संबंध है। जैसे जिन स्थानों पर ज्वालामुखी आती है उन्हीं स्थानों पर भूकंप आते हैं। ज़्यादातर ऐसे स्थान जहाँ भूकंप आते हैं उन्हीं स्थानों पर ज्वालामुखी भी आती है। और भूकंप, ज्वालामुखी, इनके भी संबंध समझने के बाद हम लोग भूकंप और सुनामी के बीच क्या संबंध है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, वो भी उदाहरण के साथ। तो आज का हमारा ये टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना हमारा मेन उद्देश्य है और उसको पढ़ने के लिए हमने पिछले 3 वीडियो में 3 सिद्धांतों को पढ़ा है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा है संवहन धारा सिद्धांत और तीसरा है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। तो अपने इन 3 सिद्धांतों को पढ़ने के दौरान हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लिया है। अब उसी के आगे बढ़ते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर समझना है तो उन 3 सिद्धांतों को अच्छे से समझना आवश्यक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और बाकी उन 3 सिद्धांतों में कुछ अंतर भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको समान ही नज़र आएंगी कि जिन बातों को आपको उन 3 सिद्धांतों में बताया गया है उन्हीं का कलेक्टिव रूप जो है यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप का मोटा मोटा सीन बना लेते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में क्या है। तो यह मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका और यहीं से यह दक्षिणी अमेरिका, यहाँ कहीं से यूरेशिया, यूरेशिया को थोड़ा सा यूरेशिया की तरह ही बना देते हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लग जाए कि यूरेशिया ही है। यहाँ पर भी आपको यूरेशिया नज़र आएगा और ऐसे ही यूरेशिया से उसमें जाते हुए आपको अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप नज़र आएगा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो यह मोटा मोटा सा विश्व मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, ये द्वीपीय देश जो है। तो ये मोटा मोटा सा आप इसको वर्ल्ड मैप का एक मोटा सा हिस्सा मान सकते हैं कि यह विश्व मानचित्र है, जिसका हमने कई बार अपने पिछली वीडियो में चर्चा किया है। इसको अगर एक मैप का पूरा रूप दे दिया जाए, अगर इसको एक पेपर मान लिया जाए तो यह आपका समझ लीजिए कि यह विश्व मानचित्र का पेपर है और यह मैप है। यहाँ पर यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। विश्व मानचित्र, और विश्व मानचित्र को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रशांत महासागर, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यह जो है हिंद महासागर। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा विश्व मानचित्र जैसा यह समझ में आ रहा होगा। तो यह मानचित्र बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको प्लेट के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले प्लेट के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में प्लेट क्या चीज़ है और पृथ्वी पर कितनी प्लेटें उपस्थित हैं। तो प्लेट जो है वह भूपर्पटी जो हमने आपको पहले बताया है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो पृथ्वी का क्रस्ट वाला एरिया है। पृथ्वी के जब आंतरिक संरचना के विषय में हम लोगों ने जाना था, मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह इसका केंद्र है, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लें। यहाँ जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, यह वाला भाग, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो यह क्रस्ट जो है, इसी को भूपर्पटी कहते हैं। तो क्रस्ट भी क्या होगा, एक तो स्थल मंडल और दूसरा जो है जलमंडल में। तो स्थल मंडल मतलब ये स्थलीय भाग जो महाद्वीप के रूप में हमें दिख रहे हैं, और जलमंडल मतलब जो महासागर के रूप में हमें दिख रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर का इधर ये पूर्वी हिस्सा। तो ये सारे क्या हैं, जलमंडल। अब प्रशांत महासागर या कोई हिंद महासागर है, उसके नीचे भी भूपर्पटी है, और हिमालय पर्वत, इधर जो है अफ्रीका का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये भी एक क्या है, भूपर्पटी ही है, लेकिन महाद्वीपीय भूपर्पटी है। तो जाहिर सी बात है कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी हैं उनका जो ऊंचाई होगा, उनकी जो ऊंचाई होगी वो महासागरीय भूपर्पटी से ज़्यादा होगी। यानी महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है ज़्यादा मोटी होगी। अगर यहाँ पर ऐसे देखें, यहाँ मान लीजिए पानी भरा हुआ है, यह महाद्वीप है और यह महासागर है। तो भूपर्पटी का हिस्सा अगर यहाँ तक है तो जाहिर सी बात है महाद्वीपीय भूपर्पटी की ऊंचाई या गहराई अधिक होगी महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लिए कि महासागरीय भूपर्पटी की गहराई क्या होगी, महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में कम होगी, और महाद्वीपीय भूपर्पटी अधिक चौड़ी होगी या अधिक ऊंची होगी किसकी तुलना में, महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में। एक चीज़ ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये समझना है कि जब यह बात आई कि अगर पृथ्वी के जो भौगोलिक एरिया है, इसको बड़े बड़े प्लेटों में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, बड़े बड़े प्लेटों में बांट दिया जाए, तो ऐसी कितनी प्लेटें हैं जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित हैं। तो वैज्ञानिकों में जो है बहुत सारे मतभेद आए कि कुछ लोगों ने माना कि यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है एक ही प्लेट है। कुछ लोगों ने माना कि यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलाकर यह एक ही बड़ा प्लेट है। यूरेशिया एक प्लेट है, अफ्रीका एक प्लेट है,
ऑस्ट्रेलिया का अपना एक प्लेट है, अंटार्कटिका का अपना एक प्लेट है और भारत का भी अपना एक प्लेट है। प्रायद्वीपीय भारत को मिलाकर यहाँ पर अपना एक प्लेट है। तो ऐसे भी मानने वाले थे। कुछ लोगों ने माना कि नहीं, कुछ विद्वानों का कहना था कि उत्तरी अमेरिका एक अलग प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका एक अलग प्लेट है, अफ्रीका अपने आप में एक प्लेट है। इस पर लगभग आम सहमति है। यह जो सऊदी अरबिया एंड कंपनी अर्थात यूएई, बहरीन वगैरह मिलाकर यह अरबियन प्लेट है, कुछ विद्वानों का मानना था। भारतीय प्लेट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत को लेकर एक प्लेट, ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ पर इंडोनेशियाई प्लेट। तो उन्होंने क्या किया कि प्लेटों को अलग अलग हिस्सों में, यानी छोटे प्लेटों को भी महत्व दिया कि यह भी एक प्लेट है, यह भी एक प्लेट है, यह भी एक प्लेट है। लेकिन इन मतभेदों के बाद जो है, जो आम सहमति बनती है, जब 10 विद्वान मिलकर किसी चीज़ पर गहन अध्ययन करते हैं, उस पर शोध करते हैं, तो 10 लोग 10 तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं और सबको एक दूसरे के बाद साथ जोड़ने के बाद एक आम सहमति बनकर आती है। तो अमेरिकन अर्थ साइंस द्वारा जो मान्यता प्राप्त 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी बड़ी प्लेटें हैं? 7 जो है बड़ी प्लेटें पृथ्वी पर उपस्थित हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2 प्लेट, यूरेशिया और अफ्रीका 4, ऑस्ट्रेलिया 5, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका, यानी कि 7 बड़ी प्लेटें। कौन कौन सी, इनका नाम नोट कर लेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट। यह जो है 7 बड़ी प्लेटें पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ऐसा विद्वानों में आम सहमति बनी। इन 7 प्लेटों में से 6 प्लेटों को जब आप देखेंगे विश्व मैप पर, तो ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। ये 6 क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। और लास्ट में जब एक देखेंगे, यह महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट को देखने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यूरेशिया से पूरब में यह प्रशांत महासागर है। और चूँकि पृथ्वी गोल है, तो जब इस मैप को एक ग्लोब में कन्वर्ट करेंगे तो यह प्रशांत महासागर इधर आकर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से भी मिल जाता है, यानी कि इस हिस्से में भी प्रशांत महासागर ही उपस्थित है। तो यह हिस्सा और यह हिस्सा अलग अलग बटे नहीं हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में एक महासागरीय प्लेट है, जो विशालतम महासागरीय प्लेट है पृथ्वी पर। इस मैप को बनाने का यही उद्देश्य था कि पहले हम लोग जान लें कि कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं जिनको जानना आवश्यक है और उनकी स्थिति कहाँ पर है विश्व मानचित्र में। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो एकमात्र बड़ा महासागरीय प्लेट है, और अंटार्कटिका। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे।
कि ये प्लेटें जो हैं पृथ्वी पर उपस्थित हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए पहले प्लेटों को जानना आवश्यक था, इसलिए पहले प्लेटों की स्थिति और उनकी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बारे में हमने समझ लिया कि कौन सी महाद्वीपीय प्लेट है और कौन सी महासागरीय प्लेट है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आखिर थ्योरी में कहा क्या गया है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया कि पृथ्वी पर उपस्थित जो प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, वह क्या कर रही हैं, संचलन में है, यानी गतिशील हैं। वह एक स्थान पर अस्थायी नहीं है, गतिशील है। तो आप लोग कहेंगे कि यह चीज़ें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताई जा चुकी है। तो जी हाँ, सही बात है कि पृथ्वी पर जो भी उपस्थित प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं और महासागरीय प्लेटें हैं, वह अपने स्थान पर अस्थायी नहीं हैं, बल्कि गतिशील हैं, चलायमान हैं और एक पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा के आकर्षण के कारण उनमें गति होती है। लेकिन एक अंतर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत केवल महाद्वीपों के संचलन की बात करता है, यानी जो भौगोलिक खंड हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यह भौगोलिक खंड ही जो है गति कर रहे हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है कि महाद्वीपों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, उनके साथ साथ महासागरीय प्लेट अर्थात प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो हिस्सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वह भी गतिशील है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यह अंतर हमें समझ में आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत केवल महाद्वीपों के संचलन की बात करता है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वह महाद्वीप के साथ साथ महासागरों के प्लेटों का संचलन के विषय में भी जानकारी देता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें तीन बिंदुएं नजर आती हैं। पहले अब सारी देखते हैं। अब सारी संचलन, दूसरा है अभिसारी संचलन, तीसरा है आपका संरक्षी संचलन। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या बताया गया है कि सभी प्लेटें चाहे वो महाद्वीपीय हों या महासागरीय हों, वह क्या है, चलायमान है। कैसे चलायमान है? तो जैसा कि हमने आपको अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली वीडियो में बताया था कि मान लीजिए यह पृथ्वी का एक अर्थ से क्रॉस सेक्शन है, यह पृथ्वी का केंद्र है। तो यहाँ स्थल मंडल और स्थल मंडल के नीचे जो है यह दुर्बल मंडल उपस्थित है। दुर्बल मंडल और यह स्थल मंडल। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है कि स्थल मंडल जो है वह दुर्बल मंडल के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। दुर्बल मंडल जो है वह अर्धठोस अवस्था में है। अर्धठोस और
अर्ध तरल अवस्था में है, और स्थल मंडल जो है वह दुर्बल मंडल के ऊपर वह तैर रहा है। तो स्थल मंडल में क्या क्या आ जाएंगे? महाद्वीप, महाद्वीपीय प्लेट, सॉरी, और महासागरीय। तो स्थल मंडल में आएंगे महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, और यह महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट कहाँ तैर रहे हैं? दुर्बल मंडल के ऊपर, यानी दुर्बल मंडल के ऊपर जो है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट तैर रहे हैं, तैरती हुई अवस्था में है। यह बिल्कुल स्थायी अवस्था में नहीं है, ऐसा हमने अपने पिछले सिद्धांतों में भी पढ़ा है। तो जब यह प्लेटें तैर रही हैं, तो जाहिर सी बात है, दो प्लेटें हैं, तैर रही हैं, तो किसी न किसी स्थान पर जाकर एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, किसी प्लेट के करीब जाएंगी और किसी प्लेट से दूर जाएंगी। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि किसी एक थाली में अगर पानी भर के रख लिया जाए और उस पर कुछ चिप्स के टुकड़े डाल दिए जाए, चिप्स आप लोग खाते ही होंगे, गोल गोल अगर वो चिप्स है, और उसको ऐसे ही पानी पर बिछा दिया जाए, और जैसे ही पानी वो शेक होगा तो कुछ टुकड़े जो है एक दूसरे के साथ जाकर मिलेंगे, कुछ एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में यह तीन अवस्थाएं बनती हैं, और तीन अवस्थाओं को हम लोग समझते हैं कि यह तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है अपसारी संचलन। अपसारी संचलन से मतलब है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हूँ, अर्थात तनाव मूलक बल कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा? अपसारी संचलन, अर्थात दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हमने अपने पिछले तीनों सिद्धांतों में क्या पढ़ा है कि नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे जाने पर तापमान जो है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। और जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ज़मीन के नीचे, जैसे हम लोग अगर ज़मीन की सतह, पृथ्वी की सतह पर हैं, और उसके नीचे जैसे जैसे जाएंगे वहाँ क्या होगा? टेम्परेचर हाई होता जाएगा, और टेम्परेचर हाई होता जाएगा, उसके साथ क्या क्या होगा? घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी हाई होगा। लेकिन जैसे ही दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वैसे क्या होता है? यहाँ पर उपस्थित मैग्मा यह ऊपर आने का प्रयास करता है, और मैग्मा के बनने की जो गति है वह भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने पहले समझा हुआ है कि ज़मीन के नीचे क्या है? तापमान बढ़ता है, दूसरी तरफ डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी जो है वह प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर हाई होगा तो डेंसिटी अधिक होगी, और गलनांक भी अधिक होगा। जैसे अगर हम लोग ज़मीन की सतह पर हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। पहली कंडीशन तापमान बढ़ेगा, दूसरा कंडीशन डेंसिटी बढ़ेगी, और गलनांक भी बढ़ जाएगा। गलनांक बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए यह मार्कर है, यह 30 डिग्री टेम्परेचर पर जो है पिघल जाता है, तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा?
30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी मार्कर को हम बिल्कुल कंप्रेस करके, किसी चीज़ में कंप्रेस करके और ज़मीन के नीचे अगर बिल्कुल गाड़ दें और वहाँ पर इसको गलाने का प्रयास करें तो क्या होगा, इसका गलनांक बढ़ जाएगा। या हो सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गले, मतलब पिघल पाए, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जितना ज़्यादा हम लोग कंप्रेस करेंगे, यानी प्रेशर जितना अधिक होगा, प्रेशर जैसे ही अधिक होगा गलनांक भी अधिक हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही अधिक होगा गलनांक भी अधिक हो जाएगा। तो अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होते ही जैसे प्रेशर जो पहले था उससे कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, गलनांक भी कम हो जाएगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर यह मार्कर ज़मीन के नीचे, नॉर्मल कंडीशन में जब सब कुछ प्रेस बिल्कुल दबा हुआ है, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, तो कंप्रेस कंडीशन में है बिल्कुल, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मार्कर जो है वो पिघल जा रहा था। लेकिन चूंकि यह प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस पर तनावमूलक बल कार्य कर रहा है। तनावमूलक बल कार्य कर रहा है, यानी दोनों प्लेटों को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। तो क्या होगा, जो प्रेशर बना हुआ है इस मार्कर पर ज़मीन के नीचे, वह प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और यह जो मार्कर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा था वह हो सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाए। यानी यह गलनांक जो है कम होकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाएगा मार्कर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा जो है वह अधिक मात्रा में बनने लगेगा, और अधिक मात्रा में बनते ही यह ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने संवहन धारा सिद्धांत में पढ़ा हुआ है कि यह मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ आकर यह नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। यानी इस एरिया में नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। यहाँ पर नए क्रस्ट का निर्माण होगा और दोनों प्लेटें दो दिशाओं में जाएंगी। यह हमारा क्या कहलाएगा, अपसारी संचलन, यानी प्लेटों का अपसारी संचलन, दोनों दो दिशाओं में जाएंगे। यहाँ पर क्या, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, दोनों के बीच में जब तनावमूलक बनेगा तो यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होगा, और इसी भ्रंश में जब मैग्मा आकर जम जाएगा तो यहाँ पर महासागरी कटक का निर्माण होगा। महासागरीय कटक कहाँ बनेंगे, अपसारी संचलन में। अपसारी प्लेट संचलन में एक तरफ तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा और दूसरी तरफ महासागरीय कटक का भी निर्माण होगा। और प्लेटें कहाँ होंगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, यानी तनावमूलक बल के साथ ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाएंगी। प्रोसेस क्या होगा कि तनावमूलक बल के कारण दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाएंगी। उसके कारण क्या होगा, पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसमें क्रैक्स पड़ेंगे और नए क्रैक्स पड़ने के कारण भ्रंश का निर्माण होगा, और उस भ्रंश से महासागरीय कटक का निर्माण होगा। कटक कैसे बनेंगे, मैग्मा के ऊपर आकर, मैग्मा जब नीचे से ऊपर आएगा और वह ठंडा होगा तो नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। सॉरी। और मैग्मा कैसे बनेगा, जब भ्रंश की क्रिया होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से गलनांक भी कम हो जाएगा। गलनांक कम होने से जो है जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर कम मैग्मा बन रहा था उसी टेम्परेचर पर अधिक मैग्मा बनने लगेगा, क्योंकि पदार्थों के गलनांक जो है वह कम हो जाएगा। जो पदार्थ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होने लगेंगे। और जैसे ही, चूँकि टेम्परेचर पहले से ही यहाँ पर अधिक है, ज़मीन के नीचे जाने पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है,
तो यहाँ पर मैग्मा और अधिक मात्रा में बनने लगेगा और यह मैग्मा संवहन धारा के तहत ऊपर आएगा और ठंडा होकर नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। ऐसा कहाँ होगा? अपसारी प्लेट संचलन में। अपसारी प्लेट संचलन के बाद अब जो है अभिसारी प्लेट संचलन के विषय में जान लेते हैं कि अभिसारी प्लेट संचलन हमें क्या बताता है। अभिसारी प्लेट जो है, अभिसारी प्लेट से मतलब ये है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हों, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हों और एक दूसरे से टकराने की स्थिति में हो, जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक थाली में अगर कुछ चिप्स के जो है चिप्स डाल दीजिए तो क्या होगा, कुछ चिप्स जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे, कुछ चिप्स जो है एक दूसरे के पास आएंगे और टक्कर करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो ऐसे ही क्या होगा, क्योंकि यह स्थल मंडल नीचे दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है, तो यह कुछ प्लेटें जो है आपस में आकर टकराएंगी। टकराने से क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी उसका जो है हल्के वाली प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाएगा। भारी प्लेट का हल्के वाली प्लेट के नीचे छेपड़ होगा और यहाँ गर्त का निर्माण होगा। भारी प्लेट का हल्के वाली प्लेट के नीचे छेपड़ होगा, वहाँ गर्त का निर्माण होगा। गर्त में अवसाद जो है आकर जमा होंगे। यहाँ क्या होगा, अवसाद जो है आकर जमा होंगे और यही छेपड़ जब आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो इन्हीं अवसादों में वलन पैदा होगा। जैसे जब दो चीज़ें टकरा रही हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो पहले तो टकराते ही भारी वाली जो प्लेट है वह नीचे जाएगी और यहाँ पर एक ऐसे वी शेप में गर्त का निर्माण होगा। गर्त का निर्माण होने के बाद जैसे जैसे यह प्लेट और अंदर की तरफ जाएगी और इस प्लेट पर दबाव बनाएगी, तो यहाँ पर जो अवसाद उपस्थित होंगे उनमें वलन की क्रिया होगी, यानी यह उठने लगेगी ऊपर की तरफ और इस उठान के कारण इस किनारे पर यहाँ मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। यहाँ पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। अब इसके आगे क्या होगा, चूँकि यह छेपड़ जो है लगातार होता जाएगा, तो यह एरिया जो पृथ्वी के नीचे का एरिया है, पृथ्वी की सतह से नीचे का एरिया, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर मैग्मा बनेगा। और यह मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा, इस क्रस्ट वाले हिस्से को तोड़कर यह बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और जैसे जैसे यह प्लेट अंदर की तरफ आएगी और इस प्लेट के साथ इसका घर्षण बढ़ता जाएगा, तो हमें इस एरिया में भूकंप महसूस होगा। जब जब यह प्लेट टूटेगी, जब जब यह प्लेट अंदर की तरफ जाएगी, खिसकी थोड़ी सी अंदर आई, फिर कुछ वर्षों के बाद थोड़ी और खिसकी अंदर आई, तब तक यहाँ पर क्या होगा, इस एरिया में भूकंप के झटके महसूस होंगे। इस एरिया में भूकंप के झटके महसूस होंगे। और चूँकि यह प्लेट नीचे जा रही है और यहाँ बेनी ऑफ जोन होता है, इस एरिया को कहते हैं बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन कौन सा एरिया होता है, जहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है हाई टेम्परेचर के कारण।
तो जैसे ही बेनियाफ जोन में मैग्मा का निर्माण अत्यधिक हो जाएगा, यह मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा। और यदि यह परत, यह जो दूसरी परत है, यानी ये दूसरा जो प्लेट है जिसके नीचे पहली प्लेट का छेपड़ हो रहा है, यदि यह प्लेट जो है ज़्यादा मजबूत नहीं है या पतली है, तो यह मैग्मा क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। और इन्हीं मोड़दार पर्वतों में आपको ज्वालामुखी की क्रियाएं भी नज़र आएंगी। यानी ज्वालामुखी का उत्पत्ति कहाँ होगी, पहले भूकंप और फिर ज्वालामुखी। तो सबसे पहले एक प्लेट का जो है दूसरी प्लेट के नीचे छेपण के कारण गर्त का निर्माण होगा। तो ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे छेपण होगा, छेपण होने के कारण यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा, यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा। और इसी गर्त में अवसाद आकर इकट्ठे होंगे। लगातार छेपण होने के कारण इन अवसादों में वलन पड़ेगा और यहाँ पर मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। लगातार जो है छेपड़ के कारण इन अवसादों में वलन होगा और वलन के कारण जो है मोड़दार पर्वत का जो है निर्माण होगा। मोड़दार पर्वत के निर्माण होने के बाद नीचे मैग्मा, बेनियाफ जोन में मैग्मा का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि यह परत दूसरी वाली जो पहली वाली जो प्लेट है वह छेपण के बाद लगातार नीचे आती जा रही है और नीचे क्या है, टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर मैग्मा लगातार बनता रहेगा, मैग्मा बनता रहेगा और यही मैग्मा जो है ऊपर आकर सतह पर आने का प्रयास करेगा। अब यह प्रयास कितना सफल हो पाता है, यह कौन तय करेगा? यह तय करेगा दूसरे वाले प्लेट की मजबूती या ऊंचाई या मोटाई, जो भी कह लीजिए। जो दूसरा वाला प्लेट है जिसके नीचे छेपड़ हो रहा है, उस प्लेट की मोटाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या, मोटाई अथवा ऊंचाई क्या है, या उसकी मजबूती क्या है, कितना मजबूत है वह प्लेट, इसी बात पर तय होगा कि यह मैग्मा ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। बहुत सी जगह पर यह मैग्मा जो है बाहर आ जाता है, अपना रास्ता बनाते हुए बाहर आ जाता है और हमें पर्वतों पे जो है क्या देखने को मिलता है, ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं मोड़दार पर्वतों पर हमें ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं यह ज्वालामुखी क्रियाएं? तो अगर उदाहरण देखना हो तो हम लोग विश्व मानचित्र में एंडीज़ पर्वत के आसपास, जहाँ एंडीज़ रेंज है यानी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एंडीज़ पर्वत की जो रेंज है उसमें हम लोग ज्वालामुखी देख सकते हैं। अभी उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। तो यह अभिसारी संचलन है। अब अभिसारी संचलन जो है वह 3 प्रकार का हो सकता है। अभी तो मोटा मोटी हम लोगों ने समझ लिया, अपसारी संचलन हमने समझ लिया। अभिसारी संचलन जो है वह 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा देखते हैं? पहली कंडीशन है महासागरीय प्लेट, अभिसारी मतलब क्या होगा, संपीड़न बन, यानी दो जो है प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो वह प्लेटें कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली महासागरीय प्लेट की टक्कर किससे हो सकती है? महाद्वीपीय प्लेट से।
महासागरीय प्लेट की टक्कर महाद्वीपीय प्लेट से हो, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? महासागरीय प्लेट की टक्कर जो है वह महासागरीय प्लेट से ही हो जाए। और तीसरी कंडीशन बनती है कि महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर जो है वह महाद्वीपीय प्लेट से ही हो जाए। तो अभिसारी संचलन में ये तीन परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति है कि महासागरीय प्लेट की टक्कर जो है महाद्वीपीय प्लेट से हो। दूसरी परिस्थिति है कि महासागरीय प्लेट की टक्कर महासागरीय प्लेट से हो। और तीसरी परिस्थिति है महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर महाद्वीपीय प्लेट से हो। तो पहली कंडीशन पे अगर आ जाए, ये हमारा पहला कंडीशन है, महासागरीय प्लेट की टक्कर जो है वह महाद्वीपीय प्लेट से हो। तो ऐसा हमें कहाँ देखने पे आता है? विश्व मानचित्र को एक बार फिर से देखिए, जो हम लोगों ने अभी शुरू में बनाया है। तो उसमें हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो प्लेट है उसकी टक्कर किससे हुआ है? प्रशांत महासागरीय प्लेट से। इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी टक्कर किससे हुई है? प्रशांत महासागरीय प्लेट से। यानी अगर चित्र के माध्यम से समझें तो यह मान लीजिए प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और यह है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो यह प्रशांत महासागरीय प्लेट है और यह उत्तरी अमेरिका। तो यह हिस्सा जो है वह उत्तरी अमेरिका का क्या है? पश्चिमी हिस्सा। और यह प्रशांत महासागरीय प्लेट का पूर्वी हिस्सा। तो अब जब प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिका का प्लेट दोनों आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो महासागरीय प्लेट होता है उसका घनत्व अधिक होता है, उनकी गति अधिक होती है। महासागरीय प्लेट की जो गति होगी वह महाद्वीपीय प्लेट से अधिक होगी और महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होगा वह भी महाद्वीपीय प्लेट से अधिक होगा। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जिसका घनत्व अधिक होगा और गति अधिक होगी उसी प्लेट का क्षेपण होगा, अर्थात वह प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। और जो प्लेट हल्की है दूसरे की तुलना में वह प्लेट ऊपर रह जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण हुआ। कहाँ? किस प्लेट के नीचे? उत्तरी अमेरिका प्लेट के नीचे। इसी को उदाहरण में अगर प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण अमेरिका प्लेट रख दें तो भी सेम कंडीशन बनेगा कि जब प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण जो है दक्षिणी अमेरिका के प्लेट के नीचे होगा तो क्या होगा? यहाँ पर ये एक जो अभी बताया आपको बेनी ऑफ जोन होगा। बेनी ऑफ जोन कौन सा क्षेत्र है?
बेनी ऑफ जोन वो क्षेत्र है जहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा का निर्माण होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक सतहों में तापमान अधिक होने के कारण पदार्थ जो है वह मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे जैसे इसकी क्रस्ट का यह एरिया नीचे धंसता जाएगा वैसे वैसे यह मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो नीचे एक तरफ यह मैग्मा बन रहा है, दूसरी तरफ यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक गर्त वी शेप में ये ऐसे इस क्रस्ट का विनाश हो रहा है। विनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि यह नीचे जाकर मैग्मा के रूप में बदल जा रहा है। तो यहाँ वी शेप में क्या होगा, गर्त। यह गर्त होगा और इसी गर्त में जो है अवसाद इकट्ठे होंगे, छोटे 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 क्या होंगे, अवसाद इकट्ठे होंगे। और जैसे जैसे ये प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे और अंदर जाएगी, यानी यह दबाव बढ़ता जाएगा और यह दूरी, यह बीच में जो दूरी है गर्त की, यह कम होती जाएगी, दबाव बढ़ता जाएगा। वैसे क्या होगा, इन अवसादों में, यह क्या है, अवसाद, यहाँ पर लिख लीजिए। आई होप कि आप लोग अवसाद का मतलब समझते हैं। तो यह क्या है, अवसाद। अब इन अवसादों में क्या होगा, वलन की प्रक्रिया होगी। वलन की प्रक्रिया से यहाँ पर मोड़दार पर्वत, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आपको मोड़दार पर्वत नज़र आएंगे। इसी की जगह अगर यहाँ दक्षिणी अमेरिका हो तो भी हमें पश्चिमी किनारे पर मोड़दार पर्वत नज़र आएंगे। मोड़दार पर्वतों को अगर विश्व मानचित्र में देखेंगे तो आपको क्या नाम मिलेगा, मोड़दार पर्वतों को अगर विश्व मानचित्र में देखेंगे तो इनका नाम मिलेगा आपको रॉकी रेंज, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं यह आपको विश्व मानचित्र में देखने को भी मिल जाएगा। जैसे ही आप विश्व मानचित्र को खोलेंगे तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आपको एक रॉकी रेंज दिखेगा, यानी जैसे जैसे पश्चिमी किनारे के नीचे प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो रहा है वैसे वैसे रॉकी पर्वत, यानी अवसादों के वलन के बाद रॉकी पर्वत जो है वह अस्तित्व में आ रहा है। और उसी तरह से नीचे यहाँ यह सतह से ऊपर का हिस्सा, यहाँ का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, वलन के कारण जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और सतह के नीचे क्या प्रोसेस चल रहा है, सतह के नीचे जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो है वह विनाश हो रहा है और यह मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्मा कहाँ बनेगा, बेनी ऑफ जोन में। इसको याद रखेंगे, या कभी कभी पीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको यह प्रश्न मिल जाता है कि मैग्मा की उत्पत्ति जहाँ होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो विकल्प में आपको बेनी ऑफ जोन जो है मिलेगा, उसी विकल्प को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे जो है बेनी ऑफ जोन में मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है। अब यदि यह मैग्मा यहाँ पर किसी एक हिस्से को तोड़कर, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्रस्ट है उसको तोड़कर यदि किसी स्थान पर यहाँ बाहर आ जाती है तो यहीं पर क्या होगा, ज्वालामुखी। सॉरी। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, क्षेपण के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, और लगातार क्षेपण के कारण जब यह दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इस एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। इस एरिया में, इस पूरे रेंज में, पूरे एरिया में क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। और इस पतले परत को तोड़कर जब मैग्मा बाहर की तरफ आएगा
तो यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया भी पर्वतों में दिखाई देगी इस एरिया में। तो रॉकी रेंज के आसपास आपको भूकंप के झटके भी महसूस हो सकते हैं और ज्वालामुखी की क्रिया भी दिख सकती है। वैसे ही आप अगर उत्तरी अमेरिका की जगह दक्षिणी अमेरिका को मानकर चलें तो आपको नीचे यहाँ पर रॉकी के स्थान पर रॉकी उत्तरी अमेरिका में, तो नीचे जो है एंडीज पर्वत की श्रृंखला पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखेगी और वहाँ पर भूकंप के झटके और ज्वालामुखी दोनों नज़र आएंगे। तो भूकंप और ज्वालामुखी में क्या संबंध है, हमको जो है इस अभिसारी प्लेट सीमांत से समझ में आ गया कि अगर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएं तो क्या परिस्थितियां बनती हैं और कैसे भूकंप के झटके पहले महसूस होते हैं और ज्वालामुखी क्रियाएं भी उन्हीं स्थानों पर होती हैं। अब दूसरा कंडीशन है महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट से अगर महासागरीय प्लेट से ही टकरा जाए तब क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यदि महासागरीय प्लेट से ही टकरा जाए तो क्या परिस्थितियां बनती हैं। यह महासागरीय प्लेट है, जाहिर सी बात है महासागरीय प्लेट पर जल की उपस्थिति बनी रहेगी। ये जल से भरा हुआ एरिया होगा। दोनों ही प्लेटें महासागरीय प्लेट हैं। विश्व मानचित्र में हमें ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है हमें यूरेशियाई प्लेट, यानी अगर यूरेशियाई प्लेट को, जैसे यूरेशिया जो हमें मानचित्र में दिखता है उससे आगे तक बढ़कर अगर यह यूरेशिया का स्थलखंड है, स्थलखंड यह उसका जलमंडल वाला भाग है। कौन सा जलमंडल है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का यह पश्चिमी किनारा, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का यह पश्चिमी किनारा है और यह है प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा। और यह एरिया जो है स्थलखंड यानी यूरेशिया का जो पूरा स्थलखंड यानी चाइना वाइना वाला पूरा, चाइना वियतनाम, ये पूरा इसको मान सकते हैं रशिया तक लेकर। तो यह प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा और यह पूर्वी किनारा। अब जो है प्रशांत महासागर में जिस प्लेट की गति अधिक होगी उसका क्षेपण होने से क्या होगा, इस एरिया में ये कौन सा एरिया होगा जहाँ मैग्मा का निर्माण होगा, इसको क्या कहेंगे, बेनी ऑफ जोन। इसको याद करना है। यहाँ पर बसाल्ट के गलने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होगी। और चूंकि यह महासागरीय प्लेट है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए या गहराई कह लीजिए, वो क्या होगी, महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में कम होगी। तो यहाँ पर जो मैग्मा है यहाँ पर भी यह बाहर निकलने का प्रयास करेगा।
और बाहर निकलता हुआ यह मैग्मा, चूँकि यहाँ पे चौड़ाई कम है इसलिए यह सफल हो जाएगा और यहाँ पर जल के अंदर हमें ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलेगी। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट के पूर्वी किनारे पर, जहाँ यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं, वहाँ हमें ज्वालामुखी की क्रिया देखने को मिलती है। और इसी ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है तो वह जल में ठंडा हो जाता है, और जल में ठंडा होने के कारण यहाँ द्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि समुद्र के अंदर एक पहाड़ रूपी संरचना बन जाती है इन ज्वाला के, इस लावा के ठंडे होने के कारण। यह लावा जैसे ही समुद्र में ठंडा होगा, समुद्र में चूँकि पानी भरा हुआ है और यहाँ पर लावा ठंडा होगा, तो ये क्या होगा, एक पहाड़ रूपी संरचना बन जाएगा। और इसी पहाड़ रूपी संरचना का कुछ हिस्सा जो है वह जल से बाहर आ जाएगा कुछ समय बाद। जैसे जैसे यह लावा की मात्रा बढ़ती जाएगी, कुछ हिस्सा वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बनेंगे, द्वीप। और यह द्वीप कुछ समय बाद बड़े होकर कुछ देश के रूप में नज़र आएंगे। कौन कौन से देश हैं वो, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे जो है द्वीपीय देश क्या हैं, ज्वालामुखी के कारण जो मैग्मा सतह से बाहर आकर समुद्र में ठंडा हुआ है, जो लावा ठंडा हुआ है, उससे इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। जो हमें द्वीपीय देश देखने को मिलते हैं कौन कौन से, जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन जगहों पर हमें ये द्वीपीय देश देखने को मिलते हैं। मैप में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। और इन द्वीपों पर चूँकि यह क्रस्ट की चौड़ाई कम है महाद्वीपों की तुलना में, महासागरीय क्रस्ट है, यहाँ चौड़ाई कम है, तो यहाँ पर लगातार जो है वह ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इंडोनेशिया में हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलती रहती हैं। और जापान में आपको भूकंप, जापान, इंडोनेशिया, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं लगातार देखने को मिलती रहती हैं, थोड़े थोड़े पे अंतराल पे। यानी जैसे जैसे ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जैसे जैसे इस प्लेट का विखंडन होगा वैसे वैसे यहाँ पर भूकंप के झटके इस क्षेत्र में महसूस किए जाएंगे। और यह चूँकि द्वीपीय देश है इसलिए यहाँ पर भूकंप के झटके लगातार आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जस्ट नीचे यहाँ पर इस प्लेट का विनाश हो रहा है और यह प्लेट जो है लगातार ये दूसरे प्लेट से टकराकर टूट रही है, तो यहाँ पर भूकंप के झटके आते रहेंगे। और चूँकि यह महासागरीय प्लेट है जो कि महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में इसकी मोटाई कम होती है, तो इसलिए मैग्मा की उत्पत्ति बाहर की तरफ होगी और यहाँ पर हमें सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया भूकंप और ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट। और इसी भूकंप और ज्वालामुखी को जब हम लोग वर्ल्ड मैप पर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया वाले एरिया में जो द्वीपीय देश हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा ज्वालामुखी की क्रियाएं क्यों होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखियाँ वहाँ पर ज़्यादा क्यों आती हैं, वहाँ पर भूकंप क्यों ज़्यादा आते हैं, वह हमें इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ में आता है। और यहीं से एक नया चीज़ बनती है, वह है सुनामी। चूँकि सुनामी जो है वह समुद्र के क्षेत्र की एक भौगोलिक घटना है। नमस्कार दोस्तों, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा वीडियो 1 घंटा कंप्लीट होते ही रुक गया था। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को जहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं उसी के आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सुनामी क्या है। तो सुनामी वह अवस्था है जब इन द्वीपीय देशों अर्थात जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे द्वीपीय देशों के आसपास के समुद्री एरिया में
आसपास के समुद्री एरिया में जब यह भूकंप की स्थिति पैदा होती है, जो अभी हमने आपको बताया कि भूकंप कैसे आते हैं, तो वह भूकंप अगर इन द्वीपों के करीब में पैदा होते हैं तो क्या होता है कि लहरों में महासागरीय जो जल है उनमें बड़े बड़े ज्वार और भाटा उठने लगते हैं, और यही ज्वार भाटा बड़ी लहरों के तहत बड़े ज्वार भाटा जो है इन देशों के कोस्टल एरिया को प्रभावित करते हैं। और अभी हम लोगों ने 2004 या 5 के आसपास सुनामी का प्रकोप देखा है कि कैसे ये बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो कोस्टल एरिया को प्रभावित करती हैं। और आज के वर्तमान युग में प्राचीन काल में भी कोस्टल एरिया का बहुत महत्व है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि व्यापार के सारे आयात निर्यात के सारे कार्यक्रम और बड़े जो है शहर वह कोस्टल एरिया में ही नज़र आते हैं, क्योंकि यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक होता है। हम लोग अधिक से अधिक व्यापार 90% व्यापार जो है विश्व व्यापार वह समुद्री मार्गों के थ्रू ही होता है। इसलिए बड़े देशों में कोस्टल एरिया का बड़ा महत्व है, जहाँ व्यापारिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो सुनामी के कारण यह कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जब उस समय सुनामी आई थी, कहीं महासागर में कहीं एक जगह भूकंप आया और यह तरंगें जब उठी तो ये बड़ी बड़ी लहरें जो है इन देशों के कोस्टल एरिया को प्रभावित की, और प्रशांत महासागर से होते हुए ये लहरें जो है हिंद महासागर में प्रवेश की। भारत के अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, भारत का अपना जो केंद्र शासित क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर भी इन लहरों ने गहरा प्रभाव दिखाया और इंदिरा कॉल जैसे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु को समुद्र के अंदर ले लिया। तो सुनामी जो है यही है, सुनामी अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जब भूकंप जो है, भूकंप की परिस्थितियाँ समंदर के अंदर पैदा होती हैं तो उनके कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं लहरों के विनाशकारी स्वरूप को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है, और यदि यह भूकंप की स्थिति द्वीपों से अत्यधिक दूर कहीं अधिक दूर पैदा होती हैं तो लहरें तो वहाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन कोस्टल एरिया तक आते आते वह लहरें शिथिल पड़ जाती हैं, जिसके कारण उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि यह कोस्टल एरिया से थोड़ी ही दूर पर अगर भूकंप आ गया तो वहाँ पर सुनामी की स्थिति बन सकती है। तो यह हम लोगों ने अपने इस दूसरे पॉइंट महासागरीय प्लेट में समझ लिया। महासागरीय प्लेट अगर महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या क्या परिस्थितियाँ होंगी। भूकंप, पहले भूकंप, फिर ज्वालामुखी, और भूकंप के लिए यह सबसे सेंसिटिव जोन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जापान जो देश है उसके आसपास की जगहों पर भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर लकड़ी के मकानों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडोनेशिया में हम लोग जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखियाँ हर वक्त कभी भी वहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय हो जाती है। तो यह क्यों है? क्योंकि यूरेशियाई प्लेट का पूर्वी किनारा, यूरेशियाई प्लेट का पूर्वी किनारा और प्रशांत महासागरीय प्लेट का पश्चिमी किनारा आपस में टकराया हुआ है, और यह यूरेशियाई प्लेट का जो पूर्वी किनारा है उस पर जो है जल है, अर्थात महासागरीय प्लेट ही आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति यहीं तक, स्थलखंड जो है वो यहीं तक है, यानी कि चीन, रूस, वियतनाम, ये क्या है, इसके इस किनारों पर उपस्थित देश हैं। ये सारे देश कहाँ हैं? किनारे पर उपस्थित हैं। और इसके आगे बढ़कर यह समुद्री एरिया, इसलिए इसको महासागरीय प्लेट ही माना जाता है। तो महासागरीय प्लेट आपस में टकराए हुए हैं और उसके बाद यह परिस्थितियाँ बनी हैं। अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है महाद्वीपीय प्लेट से जब महाद्वीपीय प्लेट टकराएगा तो उन परिस्थितियों में क्या कंडीशन बनता है। महाद्वीपीय प्लेट से महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं।
कैसे भूकंप आते हैं इसको ज़रा देखते हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का है, जहाँ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो कि महाद्वीप का ही एक खंड है वह जाकर जो है यूरेशिया महाद्वीप से टकराया हुआ है। तो एक बार यूरेशिया महाद्वीप का ज़रा मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए यूरेशिया महाद्वीप है और यह भारत है। और इसी से सटा हुआ अफ्रीका, तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप, यह यूरेशिया महाद्वीप और यह क्या है प्रायद्वीपीय भारत। यह जो हिस्सा है यह क्या है प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ पर यह मेडागास्कर। सॉरी। तो जैसा हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय भारत का यह जो हिस्सा है, यह जो प्रायद्वीपीय भारत है यह मूलतः किसका हिस्सा है मेडागास्कर और अफ्रीका का। प्रायद्वीपीय भारत जो है मेडागास्कर और अफ्रीका से अलग होकर संचलन के माध्यम से जाकर यूरेशिया महाद्वीप में टकरा गया। और यह जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, यह भूमध्य सागर जो है यहाँ से होता हुआ यह पूरा जो है यह टेथिस सागर था। टेथिस सागर, यह भूमध्य सागर जो हमें आज वर्तमान में विश्व मानचित्र में दिखता है। विश्व मानचित्र पर भी हमें ध्यान से अगर देखें तो भूमध्य सागर हमें यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप के बीच में दिखता है। तो यह भूमध्य सागर जो है टेथिस सागर का ही एक उसका बचा हुआ हिस्सा है। तो भूमध्य सागर और यहाँ पर टेथिस सागर था। जब यह स्थलखंड यानी प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से अफ्रीका और मेडागास्कर से अलग होते हुए और यहाँ से आकर यूरेशिया महाद्वीप में टकराया तो हुआ क्या होगा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से इस महाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत का जो है छेपड़ कहाँ हुआ यूरेशियाई महाद्वीप में। कैसे? क्योंकि इस प्रायद्वीपीय भारत की गति अत्यधिक थी। गति अधिक होने के कारण छेपड़ क्यों हुआ? गति अधिक होने के कारण, यह नोट कर लेंगे, गति अधिक होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत का छेपड़ हुआ यूरेशियाई महाद्वीप में। गति अधिक होने के कारण छेपड़, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है कि जिसका घनत्व अधिक होगा और जिसकी गति अधिक होगी वह जो है नीचे छेपित कर जाएगा और हल्की या कम घनत्व वाली सी परत जो है वह ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर घनत्व इसका अधिक है, यूरेशिया महाद्वीप का जो है घनत्व अधिक है किसकी तुलना में?
इस प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में, परंतु फिर भी प्रायद्वीपीय भारत छेपित कर जाता है। कारण वही है क्योंकि गति इसकी अधिक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं कि जैसे ही यह छेपित होगा तो यहाँ टेथिस सागर में उपस्थित अवसाद हैं, टेथिस सागर में अवसाद उपस्थित हैं और यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा। गर्त मतलब वह गहरा खंड, वह गहरा स्थल। जैसे दो प्लेटें, जैसे हम लोग समझे हैं कि जब दो प्लेटें टकराएंगी, मान लीजिए यह दो प्लेट है, तो इस प्लेट का क्षेपण हुआ तो यहाँ पर यह वी शेप में गर्त का निर्माण होगा। यह वी शेप यहाँ पर कैसे बनेगा? इस लंबे पूरे हिस्से में यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा। इस पूरे हिस्से में गर्त का निर्माण होगा। इसको लिख लीजिए, गर्त का निर्माण होगा। गर्त का निर्माण होने से यहाँ पर, और जब जैसे जैसे यह प्लेट और अंदर की तरफ छेपित करती जाएगी, यहाँ पर वलित पर्वत आपको नजर आएंगे। इन्हीं वलित पर्वत को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अब जरा एक चीज़ ध्यान से समझने की बात है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है अपने घनत्व अधिक होने के कारण क्षेपण इसका नहीं हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेपण हुआ है यूरेशिया महाद्वीप में, वह घनत्व अधिक होने के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि घनत्व किसका अधिक है? यूरेशिया का। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेपण जो हुआ है यूरेशिया महाद्वीप में, वह गति अधिक होने के कारण हुआ है। इसलिए यह क्षेपण जो है उतना अधिक नहीं हुआ है जितना अन्य महाद्वीपों हम लोगों ने देखा है कि महासागरीय कैसे उत्तरी अमेरिका का क्षेपण जो है, उत्तरी अमेरिका के प्लेट के नीचे प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण हुआ है, वह अधिक गहरा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेपण हुआ है यूरेशिया महाद्वीप में, वह उतना अधिक गहरा नहीं है। और उतना अधिक गहरा न होने के कारण इस एरिया में मैग्मा का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे जो नीचे सतह के नीचे जो है, यहाँ मैग्मा का निर्माण नहीं होता है। मैग्मा का निर्माण जो है वह बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इस पूरे एरिया में मैग्मा का जो निर्माण होगा वह बहुत कम होगा। और मैग्मा का निर्माण कम होने के कारण संवहन तरंगे नहीं उठ पाती हैं। और संवहन तरंगे जब नहीं उठती हैं तो यहाँ यह एरिया जो है ज्वालामुखी से मुक्त है। अर्थात यहाँ पर्वत, यहाँ प्लेटों की टकराहट हुई है। जैसे अन्य महाद्वीपों और महासागरीय प्लेटों के टकराहट के संदर्भ में हमने पढ़ा कि जहाँ जहाँ प्लेटें टकराएंगी वहाँ भूकंप और जो है ज्वालामुखी की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन यह एरिया जो है मैग्मा के निर्माण कम होने के कारण, मैग्मा का निर्माण कम क्यों होगा? क्योंकि उतनी अधिक गहराई तक, यानी बेनी ऑफ जोन तक इस प्लेट का क्षेपण नहीं हुआ है। इस प्लेट का, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का क्षेपण यूरेशिया महाद्वीप में बेनी ऑफ जोन तक नहीं हुआ है। इसलिए मैग्मा का निर्माण बहुत सीमित है, कम मात्रा में है। और वह मैग्मा परत को तोड़कर यूरेशियाई प्लेट की यहाँ पर मोटाई भी अधिक है और ऊपर से फिर हिमालय का निर्माण हो चुका है, तो मोटाई और अधिक हो गई है। इसलिए यह मैग्मा जो है, जो कम मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है, वह बाहर नहीं आ पाता है। और यह जो है ज्वालामुखी से मुक्त क्षेत्र है, ज्वालामुखी मुक्त। यह हिमालयी क्षेत्र जो है वह ज्वालामुखी से मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण नहीं मिलेंगे। परंतु यह भूकंप के लिए, हिमालय का क्षेत्र जो है वह भूकंप के लिए, भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। क्यों? सबसे संवेदनशील जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की गति अत्यधिक है, जो अभी भी बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वह
यूरेशियाई प्लेट के नीचे अभी भी क्षेपित हो रहा है। इसीलिए हिमालय की जो संरचना है, हिमालय का जो हाइट है वह अभी भी बढ़ रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा कि नेपाल और चीन ने मिलकर एवरेस्ट माउंटेन का फिर से उसकी हाइट नापी है। जैसे हम लोग जो जानते हैं कि 8,848 मीटर एवरेस्ट माउंटेन की जो मैक्सिमम हाइट है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी हाइट का मापन जो है अभी कुछ ही महीनों पहले नेपाल और चीन ने कंप्लीट किया है, दोबारा उसको मापा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा मानना है कि हिमालय की जो हाइट है वह अभी फिक्स नहीं हुई है और यह अभी भी बढ़ रही है, सीमित मात्रा में बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है और उसका विखंडन भी होता रहता है, ऊपर से टूटते भी रहते हैं पर्वत, लेकिन हाइट नीचे से अभी ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसमें जो प्रेशर लगा रहा है, इसके कारण इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो उसका मापन किया गया है किसके द्वारा? चीन और नेपाल की सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ समझ लिया कि यह हिमालयी क्षेत्र जो है भूकंप के लिए तो अत्यधिक सक्रिय जगह है। यह पूरा हिमालयी रेंज जो है वह भूकंप से प्रभावित रहता है। अभी हम लोगों ने जाना कि अभी कुछ ही वर्ष पहले जो है नेपाल में भूकंप आया था और उसका प्रभाव हमने उत्तरी भारत तक देखा था। तो यह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है और यह भूकंप सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर भूकंप हमेशा आते रहते हैं, परंतु ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र है और यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आती है। कारण वही है कि क्षेपण अधिक गहराई तक नहीं हुआ है, परंतु क्षेपण अधिक गहराई तक न होने के बाद भी क्षेपण तो हुआ ही है। तो जब प्लेट एक दूसरे से नीचे टकराएंगी, उनमें क्रैक्स पड़ेंगे, टूट फूट होगा, तो यहाँ पर भूकंप तो आएगा ही। तो यह एरिया इसीलिए भूकंप से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब दूसरी बात, ये जो नीचे यहाँ गर्त का निर्माण हुआ है, तो जब यहाँ पर ये गड्ढा बन गया और गर्त का निर्माण हो गया, गर्त कैसा होता है? इस तरह का। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह गड्ढा जो है यहाँ पर बना और हिमालय से जो नदियाँ निकल के आई वह अपने साथ पहाड़ों से अवसादों को लेकर आई और यहाँ पर भरती चली गई। और इसी गर्त में जब यह अवसाद भरे तो समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ और यह जो है भारत का उत्तरी मैदान, जिसे उपजाऊ मैदान कहते हैं, भारत का उत्तरी मैदान, यह विशाल मैदान जहाँ पर यह कृषि प्रधान क्षेत्र जो है वह कहाँ बना है? इसी गर्त में। इसी गर्त में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण यहाँ पर भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है जो अत्यधिक उपजाऊ है। तो यह हमारा महाद्वीपीय प्लेट संचलन, यानी महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराएंगे तब यह परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। अब जरा एक अंतिम बिंदु अर्थात संरक्षी प्लेट को समझ लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने को, बस संरक्षी प्लेट में क्या है? संरक्षी प्लेट में जो होता है वो प्लेटों की स्थिति जो है वह एक दूसरे के प्रति क्षेपित न होकर उसके समानांतर गति करती है। जैसे यह अभिसारी यानी संपीड़न बल काम करेगा, यहाँ पर तनावमूलक बल काम करेगा, इन दो प्लेटों के बीच में तनावमूलक बल काम करेगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या करेगा? संपीड़न बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? क्षेपण होगा और यहाँ पर क्या होगा? भ्रंश यानी कि खंडन। लेकिन यह जो
जगह है, यह जगह है, यह जगह है, यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाएंगी। न तो यहाँ पर छेपण होने वाला है और ना ही भ्रंशन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रगड़ खाएंगे। तो इन्हीं स्थानों को इसी गति को संरक्षी संचलन कहते हैं। और यह क्या होगा, यहाँ पर भूकंप की स्थिति, हल्की फुल्की भूकंप की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर जहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हल्की सी रगड़ खाएं, संरक्षी प्लेट होगी और यहाँ पर भूकंप की स्थिति बन सकती है। तो संरक्षी संचलन में सिर्फ इतना ही है, भूकंप की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जब अभिसारी प्लेट संचलन होता है तो क्रस्ट का क्या होता है, विनाश होता है। क्यों? क्योंकि वह नीचे जाकर बैनी ऑफ जोन में मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्रस्ट का विनाश होगा। और जब अपसारी संचलन होगा, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो वहाँ पर जल मैग्मा ऊपर आएगा और वह क्रस्ट ऊपर आकर क्या होगा, ठंडा होगा और नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। यानी कि जब अपसारी संचलन होगा, अपसारी संचलन यानी दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, तो वह निर्माणकारी संचलन है, वहाँ क्रस्ट का निर्माण होगा। और जब अभिसारी संचलन होगा तो वहाँ क्या होगा, क्रस्ट का विनाश होगा, यानी वह विनाशकारी संचलन है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम लोगों ने अभिसारी, अपसारी और संरक्षी संचलन इन तीनों को समझ लिया है। एक बार आप ज़रा जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि यह क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोगों ने क्या क्या समझा कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और एक महासागरीय प्लेट, कौन सा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और उनमें जो है अभिसारी संचलन, अपसारी संचलन और संरक्षी संचलन, 3 तरह के गतियाँ होती हैं। तो अपसारी संचलन में क्या होगा, दोनों जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और क्या होगा, क्रस्ट का निर्माण होगा। इसीलिए अपसारी संचलन को निर्माणकारी संचलन कहते हैं। अभिसारी संचलन में 3 स्थितियाँ हैं, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट। यानी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय महाद्वीप में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका छेपड़ हुआ है यूरेशिया महाद्वीप में, और उसके तहत जो है वहाँ पर भूकंप की स्थितियाँ अधिक रहती हैं, ज्वालामुखी की परिस्थितियाँ न के बराबर हैं। और उसी के कारण जो है हिमालयन रेंज का, यानी कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के संदर्भ में हमने पढ़ा कि उत्तरी अमेरिका जो प्लेट है, उत्तरी अमेरिका का जो प्लेट है वह उस प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ है किसका, प्रशांत महासागरीय प्लेट का। प्रशांत महासागरीय प्लेट का छेपड़ क्यों हुआ है, क्योंकि उसका घनत्व अधिक है, उसका भार अधिक है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का छेपड़ हुआ उत्तरी अमेरिका के नीचे, और वहाँ पर क्या बना, रॉकी पर्वत। और ऐसी स्थितियों में भूकंप और ज्वालामुखी की दोनों की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराते हैं, उनमें जब अभिसारी संचलन होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ, यूरेशिया महाद्वीप से थोड़ा सा पूरब में आने पर यूरेशिया महाद्वीप प्लेट का ही हिस्सा, वह हिस्सा जो प्रशांत महासागर के नीचे है, यानी वह भी एक महासागरीय प्लेट है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट जब दोनों आपस में टकराते हैं तो अधिक भार और अधिक घनत्व वाले प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे छेपण होता है, जिसके कारण वहाँ पर भूकंप की स्थिति भी बनती है, ज्वालामुखी की स्थिति भी बनती है। और यही भूकंप जब महासागरीय क्षेत्र में द्वीपों के नज़दीक आता है तो सुनामी की स्थिति भी बन जाती है। तो अपसारी जान लिया, अभिसारी जान लिया, और संरक्षी प्लेट में हमने आपको बताया कि संरक्षी प्लेट में
जो है क्षेपण नहीं होता है और एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर थोड़ा सा रगड़ खाते रहते हैं और उससे थोड़ी हल्की सी भूकंप की स्थिति बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बीच में डिस्टरबेंस हुआ क्योंकि वीडियो बीच में रुक गया था 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।